ध्रुव प्लीज। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करा दिया था। प्रिया और ध्रुव के बीच कुछ पल खामोशी में गुजर गए। दोनों की सांसों की धीमी आवाज ने कमरे में एक अजीब सा सुर बिखेरा हुआ था। ध्रुव की शिद्दत से घबराकर प्रिया ने आंखें बंद की तो कुछ पुराने लम्हे आंखों के सामने आकर ठहर गए। आई लव यू प्रिया, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मैं। अपनी गाड़ी से टेक लगाए काले कुर्ते पजामे में वो दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का लग रहा था। उसकी मर्दाना पर्सनालिटी और पारिवारिक शान शौकत उसके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा थी। प्लीज ध्रुव राठौर, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसे और दौलत से मुझे बेवकूफ बना सकते हो या फिर बस टाइम पास करना चाहते हो तो मुझसे दूर रहो। यूनिवर्सिटी की पार्किंग पार करते हुए जब ध्रुव ने उसे रोका था तो प्रिया ने भी तड़क कर जवाब दिया। प्रिया के जवाब पर ध्रुव उसके सामने आकर खड़ा हुआ। और क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूँ? क्या आप इतनी सीधी हैं कि मेरे कहने से बन जाएंगी? आंखों में गहराई लिए वो प्रिया के वजूद का जायजा ले रहा था, जो गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैं बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हूँ, लेकिन आप जैसे मर्द खुद को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं। बाप की दौलत का नशा है, जिस दिन उतरेगा ना उस दिन पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। प्रिया ने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हुए उसे क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ये बात ध्रुव राठौर की आत्मा को चुभ गई थी। बाप की दौलत का नशा नहीं है, हमारे खून पसीने की कमाई है। खेती करने वाले लोग हैं हम, मोहब्बत करते हैं, अपनी जमीन से और खून की तरह पसीना बहाकर अपनी फसलें खड़ी करते हैं। बचपन से ही हम अपने पापा के साथ खेतों में जाते हैं और मजदूरों के साथ मिलकर पहला बीज बोते हैं। जो लोग समझते हैं कि जमींदार सिर्फ ऐश करते हैं वो गलत सोचते हैं। जमीन ऐसे ही सोना नहीं उगलती, अपना खून पसीना एक करना पड़ता है। ध्रुव ने हर शब्द चबा चबा कर बोला तो प्रिया के चेहरे पर तंजिया मुस्कान आ गई। खून पसीना आप नहीं बहाते, आपके मजदूर बहाते हैं। आप तो बस उनका खून पीते होंगे। आपके गांव वाले आपके खिलौने हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती। अच्छी तरह जानती हूँ अच्छी तरह जानती हूँ मैं कि 4 दिन की दिल्लगी के बाद आप जैसे लोग औरतों के साथ क्या करते हैं। आप जैसे अमीर बिगड़े जमींदार औरत को पैर की जूती के अलावा कुछ भी नहीं समझते। गर्दन झटकते हुए प्रिया ने आगे का रास्ता तय किया और पीछे खड़ा ध्रुव राठौर तीखी नजरों से उसे देखता रह गया। यूनिवर्सिटी में जूनियर बैच में आई ये लड़की पहली ही नजर में उसे घायल कर गई थी, लेकिन अब हर मुलाकात में वो अपने लफ्जों से ध्रुव को जख्मी कर रही थी। ध्रुव के दोस्त जो पीछे खड़े थे उसकी बेइज्जती पर खुलकर हंस रहे थे, जबकि प्रिया तेजी से अपनी गाड़ी के पास पहुंची और गाड़ी खोलने से पहले एक नजर पलट कर ध्रुव राठौर को देखा। बेशक वो एक शानदार पर्सनालिटी का मालिक था, लेकिन प्रिया को ऐसे लोगों से डर लगता था। उसने ध्रुव के सामने खुद को मजबूत दिखाया था, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे ऐसे लंबे चौड़े जमींदार टाइप लोगों से डर लगता था। उसने सुन रखा था कि जमींदार बहुत जालिम होते हैं और औरतों के साथ उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। उनके साथ जुल्म करते हैं, उन पर अपनी हुकूमत चलाकर खुद को मर्द साबित करते हैं। इसीलिए वो अपनी जिंदगी में ध्रुव राठौर को कोई जगह नहीं देना चाहती थी। अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने गाड़ी में बैठकर वापसी का सफर तय किया था। घर पहुंचकर फ्रेश होने के बाद वो फौरन सोने चली गई और जब शाम को उसकी नींद खुली तो उसकी मम्मी उसके सिरहाने खड़ी थीं और तीखी नजरों से उसे घूर रही थीं। माँ के चेहरे के हाव भाव देखकर वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई थी। मम्मी खैरियत? आपने तो मुझे डरा दिया। डरा तो तुमने दिया है प्रिया, ये सब क्या तरीका है? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे लिए रिश्ता आने वाला है? मम्मी की सख्त आवाज ने उसे हैरान कर दिया। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? प्रिया, हमने तुम्हें हर तरह की आजादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर किसी को भी बुला लो और हमें बताना भी जरूरी न समझो। अगर पहले बता देती तो हम थोड़ी जानकारी ले लेते। तुम्हारे पापा को कॉल करके ऑफिस से बुलवाया है मैंने। समझ नहीं आ रहा क्या करूं और क्या नहीं। कौन है ये ध्रुव राठौर और कब से जानती हो इसे? उसकी मम्मी के शब्दों ने उसके होश उड़ा दिए थे। ध्रुव ध्रुव राठौर, रिश्ता? वो हैरानी से अपनी मम्मी को देख रही थी कि कहीं अब भी नींद का असर तो नहीं, या फिर जो सुना वो सच है। शायद वो ध्रुव के बारे में सोचते सोचते सो गई थी, इसीलिए उठकर भी उसे वही सब सुनाई दे रहा था। अपना सिर झटकते हुए उसने अपनी आंखें जोर से मली थीं। पूछ रही हूँ तुमसे कुछ। कौन है ये ध्रुव राठौर? किसी को घर बुलाने से पहले माँ बाप से बात कर लेनी चाहिए।
अब की बार मम्मी ने नाराजगी से पूछा तो उसे एहसास हुआ कि न ये कोई सपना है न कोई वहम। वो सच में उसके घर के ड्राइंग रूम में मौजूद था, और वो भी अपने माता पिता के साथ। ये सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी कुछ ही घंटे पहले तो उसने उसकी बखिया उधेड़ दी थी, और अब वो रिश्ता लेकर भी चला आया था। बड़ा ही बेशरम और ढीठ इंसान निकला ये ध्रुव राठौर। मम्मी, कसम से मेरा कोई वास्ता नहीं उससे, ना ही मैंने उसे बुलाया है, बल्कि खुद ही मेरे पीछे पड़ा है। प्रिया के माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसे लगा कि शायद अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए वो उसके घर आ धमका है। वो जो ट्राउजर और शर्ट में आराम से सोकर उठी थी, झट से बिस्तर से उठी और शर्ट के ऊपर वाला बटन बंद करते हुए गुस्से में ड्राइंग रूम में जा पहुंची। सोफे पर बैठे ध्रुव राठौर और उसके साथ बैठे उसके माता पिता को देखकर एक पल के लिए वो झिझक गई। ध्रुव की माँ ने सिर पर पूरी तरह साड़ी का पल्ला ओढ़ रखा था। हाथों में ढेरों सोने की अंगूठियां और कड़े चमक रहे थे। उनकी शान उनके बेटे से कुछ कम नहीं थी। कोई भी दूर से देखकर बता सकता था कि वो किसी गांव की जमींदारिन है। और वैसा ही कुछ ध्रुव के पिता का हुलिया भी था। ऊंचा साफा पहने, सुतवा नाक और तेज नजरों से वो प्रिया को देख रहे थे, जो बिना दुपट्टा लिए कमर पर हाथ रखे उन तीनों को घूर रही थी। किसने कहा था तुमसे कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जो रिश्ता लेकर चले आए? नफरत से कहते हुए उसने ध्रुव की आंखों में आंखें डाली। प्रिया की ये दीदा दिलेरी ध्रुव के माँ बाप को एक आंख नहीं भाई थी। दोनों ने तीखी नजरों से प्रिया को घूरा था। कुछ कहने के लिए ध्रुव की माँ ने मुंह खोला था, लेकिन पास बैठे ध्रुव ने उनका हाथ दबाकर उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया था। और सावित्री देवी गुस्से का घूंट भरकर रह गई थी। उन्हें तो ये लड़की एक आंख नहीं भाई थी। पता नहीं उनके बेटे ने इस लड़की में क्या देख लिया था। हमारे खानदान में लड़कियों से पूछने का रिवाज नहीं है। मेरे बड़े रिश्ता लेकर आए हैं और आपके बड़े जवाब देंगे। ध्रुव ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया, जिससे प्रिया चौंक गई। पीछे से उसकी मम्मी भी आ गई थी। प्रिया बेटा जाओ, जाकर कपड़े बदल लो, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। बेटी का हाथ पकड़कर उन्होंने उसे जबरदस्ती ड्राइंग रूम से बाहर खींच कर ले आई थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि ये लोग कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, इसीलिए उसका ऐसा रवैया उसकी जिंदगी को मुश्किल में भी डाल सकता था। मम्मी, क्या कर रही हैं आप? पापा के आने से पहले बाहर करिए इन लोगों को, मैंने नहीं बुलाया है किसी को। तल्ख होते हुए वो चीख पड़ी। घर आए मेहमान को भगाया नहीं जाता। तुम्हारे पापा आएंगे तो तरीके से बात कर लेंगे, लेकिन अगर तुम इसी तरह बात करोगी तो ऐसा ना हो ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर दें। अभी तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला साल है। ऐसे लोगों को चोट पहुंचाने से जख्म खुद को लगता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट आए। प्रिया की माँ एक पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी, इसीलिए उन्होंने उसे शांत रहने की सलाह दी। उनके कहने पर प्रिया ने एक सादा सा सूट और दुपट्टा पहन लिया, क्योंकि उसके पापा भी आ चुके थे और अब वो मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। कुछ देर बाद जब उसके पापा ने उसे बुलाया तो वो गुस्से से ध्रुव को देखती हुई उनके पास जा बैठी। प्रिया हमारी इकलौती बेटी है। हम चाहते हैं कि ये अपनी पढ़ाई पूरी करे और फिर हम उसकी शादी के बारे में सोचें। हमें खुशी है कि आप जैसे इज्जतदार लोगों ने हमें रिश्तेदारी के काबिल समझा, लेकिन अभी मेरी बेटी छोटी है और अभी तो हम इसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसकी शादी का दूर दूर तक कोई इरादा नहीं है। उसके पापा ने बात को सलीके से संभालने की कोशिश की, लेकिन सामने ध्रुव राठौर बैठा था, जो खाली हाथ वापस लौटने के मूड में नहीं था। शादी के बाद प्रिया की पढ़ाई पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, और वैसे भी उसकी डिग्री 2 साल की है। 1 साल पूरा होने वाला है, दूसरा साल मैं खुद पूरा करवाऊंगा। बहुत आदर से कहते हुए ध्रुव ने प्रिया के पिता के दिल में अपनी जगह बना ली। देखिए भाई साहब, हमारे यहाँ मंगनी वंगनी का रिवाज नहीं, वरना हम कहते कि पहले सगाई कर लें। हम तो शादी की तारीख तय करने ही आए थे, लेकिन अगर आप अभी शादी नहीं करना चाहते तो फिर बात पक्की करके जाएंगे। ध्रुव की माँ ने थोड़े रूखे लहजे में कहते हुए जल्दबाजी दिखाई। हमें सोचने की मोहलत तो दीजिए बहन, बाकी भगवान की मर्जी से जो होगा बच्चों के हक में भला ही होगा। प्रिया के पापा की बात पर ध्रुव के माता पिता खड़े हो गए। ठीक है, फिर 2 दिन के अंदर हमें जवाब चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमें गांव वापस लौटना है। उनके जाने के बाद प्रिया के माता पिता परेशान से बैठे थे, क्योंकि प्रिया का कोई भी झुकाव ध्रुव की तरफ नहीं था। लेकिन ध्रुव के अंदाज बता रहे थे कि वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। बहुत अमीर और रुतबेदार लोग हैं, ऊंची पहुंच रखते हैं। मुझे डर है कि हमारे इनकार की वजह से कहीं ये हमारे दुश्मन न बन जाए।
प्रिया के पिता को चिंता खाई जा रही थी, लेकिन प्रिया ने साफ इनकार कर दिया था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। अगले 2 दिन यूनिवर्सिटी की छुट्टी थी, इसलिए वो पूरा समय घर पर ही रही। और फिर 2 दिन बाद प्रिया के पिता सुरेश साहब ने फोन करके इस रिश्ते से मना कर दिया था। तीसरे दिन जब सोमवार की सुबह प्रिया यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसे पार्किंग एरिया में ही ध्रुव राठौर खड़ा नजर आया। लाल आंखों में बेचैनी लिए वो उसी का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में रात भर जागने की थकावट साफ दिख रही थी। इनकार की वजह जान सकता हूँ? सीने पर हाथ बांधे वो शिकायती लहजे में पूछने लगा। जमींदार बहुत जालिम होते हैं, औरतों को अपने पैरों की जूती समझते हैं, और मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ, अपनी जिंदगी को अपने उसूलों पर जीने वाली। मैं तुम जैसे जमींदारों की गुलाम बनकर नहीं जी सकती। बस यही एक वजह है मेरे पास, और यही वजह काफी है मेरे इनकार के लिए। दिल की बात जबान पर आई तो ध्रुव के माथे पर बल पड़ गए। मैं पढ़ा लिखा और समझदार हूँ, कोई अनपढ़ जमींदार नहीं जो तुम्हें पैरों की जूती बना दूं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें सर का ताज बनाकर रखूंगा। ध्रुव ने टूटे लहजे में अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो प्रिया चौंक गई। ध्रुव की आंखों में आंखें मिली तो उसके शब्दों की सच्चाई उसमें झलकती नजर आई। घबराकर प्रिया ने नजरें फेर ली। वादा करता हूँ प्रिया, सारी जिंदगी तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो तुम्हें पूरा हक होगा कि तुम अपनी मोहब्बत को मुझ पर हराम कर दो। एक कदम प्रिया की ओर बढ़ाते हुए वो अपने जज्बात बयां कर रहा था। प्रिया उसके बढ़ते कदमों से घबराकर पीछे हटी। वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारे अधिकारों में कभी कोई कमी नहीं होगी, और अगर कभी तुम्हें लगे कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है तो सजा के तौर पर हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाना। यही एक सजा मुझे उम्र भर के लिए जिंदा लाश बना देगी। बात पूरी करते हुए ध्रुव की आंखों के कोने भीग गए थे। उसके शब्दों की सच्चाई ने प्रिया के दिल को पिघला दिया था। मुझे मुझे डर लगता है जमींदारों से। तुम लोग औरतों के साथ नरमी से पेश नहीं आते। सुना है तुम्हारी हवेलियों में बहुत जुल्म होते हैं। प्रिया ने अपने डर सामने रखे तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी हवेली तुम्हारे लिए स्वर्ग साबित होगी, और अगर कभी तुम्हें लगे कि कोई जुल्म हुआ है तो जो चाहो फैसला करो, मुझे मंजूर होगा। ध्रुव की नरम आवाज ने प्रिया के दिल के तारों को छू लिया था। उसकी आंखों में देखते हुए वो खुद को हारता हुआ महसूस कर रही थी। इतने वजनदार और शानदार इंसान से कोई कैसे नजरें हटा सकता था। मैं तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस शर्त पर कि अगर जिंदगी में किसी भी मोड़ पर मेरे विश्वास को ठेस पहुंची तो मेरी और तुम्हारी राहें अलग हो जाएंगी। फिर तुम मुझे नहीं रोकोगे। आहिस्ता से ध्रुव की मोहब्बत कबूल करते हुए प्रिया ने उसके सामने वो शर्त रखी थी, और उसी शर्त को आज इतने सालों बाद वो पूरा करने जा रही थी। अपनी राहें ध्रुव से अलग कर रही थी, उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही थी। और ध्रुव ध्रुव की तो जैसे जान निकल रही थी प्रिया के जाने का एहसास करके। कितना खुश था वो प्रिया के साथ, कितने खूबसूरत लम्हे गुजारे थे दोनों ने एक साथ। और आज आज प्रिया जा रही थी। पास्ट के उन गुजरे हुए पलों से निकलकर वो प्रेजेंट में लौट आई थी। ध्रुव को अपने बेहद करीब पाकर उसे खुद से ही घिन महसूस हुई थी। तेजी से ध्रुव को पीछे धकेलते हुए वो बेड से उठकर खड़ी हुई थी। ध्रुव राठौर, याद है ना तुम्हें? क्या कहा था मैंने? तुम्हारी मोहब्बत मुझे मंजूर है, लेकिन जिस दिन मेरे भरोसे को तोड़ा उसी दिन इस रिश्ते को भी तोड़ दिया जाएगा। मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म हो चुका है। तलाक देकर मुझे आजाद करो। नफरत से कहते हुए उसने ध्रुव की रूह को झुलसाकर रख दिया था। मुझे जिंदा मत मारो प्रिया, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन अगर तुमने खुद को मुझसे जुदा कर लिया तो मेरी जिंदगी का मतलब खत्म हो जाएगा। ध्रुव की बात पर वो तंज भरी मुस्कान लिए कदम उसके करीब आई थी। तो मर जाओ ध्रुव राठौर, तुम जैसे मर्दों को जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। अपने दिल को पत्थर करते हुए उसने वो शब्द कहे जिन्हें सुनकर ध्रुव की आत्मा तक कांप गई। क्या इतनी नफरत करती हो मुझसे? वो हैरानी से पूछने लगा। आंखों के कोने गीले होने लगे थे। बहुत छोटा शब्द है नफरत। मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारी आत्मा पर इतने वार करती कि तुम्हारे लिए एक एक पल मौत बन जाता। प्रिया ने नफरत से कहा था, और प्रिया की इतनी नफरत देकर ध्रुव अंदर ही अंदर 100 मौतें मर गया था। मेरी गलती क्या है प्रिया? सिर्फ यही ना कि मैं सावित्री देवी का बेटा हूँ। तेजी से आगे बढ़ते हुए ध्रुव राठौर ने प्रिया का बाजू कसकर पकड़ लिया था। नहीं, तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक कमजोर मर्द साबित हुए। रिश्तों में बैलेंस बनाए बिना अपनी अहमियत और घमंड के हाथों तुमने मेरा और मेरे बच्चे का कत्ल कर डाला।
मोहब्बत के नाम पर तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। जिस हवेली को तुम मेरा स्वर्ग बनाना चाहते थे, उसे तुमने मेरे लिए नरक बना दिया। और अब इस नरक में मैं एक पल भी नहीं गुजारना चाहती। छोटे से बैग में कपड़े ठूंसते हुए उसने एक नज़र ध्रुव पर डाली थी और तेजी से कमरे की हद से बाहर निकल गई। ध्रुव पत्थर बनकर रह गया। उसके पीछे एक कदम तक न बढ़ा सका, वहीं जमीन पर बैठता चला गया। काश उस रात मैंने उसका फोन बंद न किया होता, एक बार उसकी बात सुन ली होती, एक बार फोन उठा लिया होता, तो आज ये जिंदगी भर का रोग मेरे हिस्से में न आता। गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला। पोर्च तक पहुंचा, लेकिन प्रिया जा चुकी थी, हमेशा के लिए, उसकी जिंदगी से, इस हवेली से। हारे हुए कदमों से वो वापस अपने बेडरूम में आया, जहां दामिनी चुपचाप बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। ध्रुव जी, आप ठीक तो है ना? ध्रुव की हालत देखकर दामिनी उसे फौरन सहारा देकर बिठाने लगी। पानी का गिलास लाकर उसके पास आई और ध्रुव ने एक जोरदार हाथ उस गिलास पर मारा, जिससे हर जगह कांच ही कांच बिखर गया। ध्रुव के इस रिएक्शन पर दामिनी के होश उड़ गए थे। कुछ देर पहले तक जो उसके पास था, दामिनी के हिस्से का फर्ज पूरा कर रहा था, अब उसके हर अंदाज से नफरत झलक रही थी। जानती थी ना तुम कि वो चली जाएगी शादी के बाद? बताया क्यों नहीं मुझे? बेहद गुस्से में वो गला फाड़ कर चीखा तो दामिनी के हाथ पांव कांप उठे। कौन चली जाएगी? वो समझ नहीं पाई थी। बनो मत, सब जानती थी तुम। सबसे ज्यादा तुम ही तो करीब थी प्रिया के। बताओ मुझे, उस रात क्या हुआ था? दामिनी को बालों से पकड़ते हुए उसने उसे खींचकर अपने सामने खड़ा किया। बताओ क्या हुआ था उस रात, जब मेरा बच्चा इस दुनिया से गया? कैसे, क्यों और किसने किया था? ध्रुव के सवालों पर दामिनी का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे मुझे कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं जानती मैं। घबराहट के आलम में वो झूठ बोल गई। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह की शोभा बना। 24 घंटे मेरी बीवी के साथ रहने वाली नौकरानी को कैसे नहीं पता कि उस पर क्या क्या बीती? बताओ मुझे, वरना यहीं जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अपनी 28 साल की जिंदगी में वो पहली बार सच में एक जालिम जमींदार बन गया था, जिसने हमेशा औरत की इज्जत की थी। आज एक औरत पर हाथ उठा बैठा था। डर के मारे दामिनी ने सारी सच्चाई खोलकर ध्रुव के सामने रख दी और उसके पैरों में बैठती वो गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगी कि सब कुछ जानते हुए भी वो पहले क्यों ध्रुव को सच नहीं बता पाई। अपने पैरों से उसे धक्का देते हुए ध्रुव कमरे से बाहर निकल गया। गार्डन की ओर बढ़ते हुए वो खुली हवा में गहरे गहरे सांस लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज अमावस्या की रात थी, दम घुटने को था। ऐसा लग रहा था जैसे हवाओं पर भी पहरा हो। चांद भी न जाने कहाँ गुम हो गया था। रात के 4 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा और तारीकी थी और इस सन्नाटे में उसके दिल की धड़कनें भी धीमी पड़ती जा रही थीं। प्रिया, मुट्ठी भींचते हुए उसने एक पेड़ के तने पर जोर से अपना हाथ दे मारा था। गहरी चोट आई थी, लेकिन दर्द का एहसास छूकर भी नहीं गुजरा था। आंखों में नमकीन पानी की बूंदें बहती हुई उसकी गर्दन को भिगोने लगी थीं। हाँ, वो रो रहा था। एक लंबा चौड़ा ताकतवर मर्द एक औरत की मोहब्बत में रो रहा था। वो औरत जो उसके जीने की वजह थी, उससे छीन ली गई थी। उसने उसका भरोसा तोड़ा था और अब वो खुद टूट रहा था। उसकी मोहब्बत उसके बकते गुस्से की नज़र हो गई थी। दामिनी कमरे की खिड़की से नीचे लॉन में मौजूद अपने नए नवेले पति को देख रही थी, जो अपनी पहली पत्नी की मोहब्बत में खुद को बुरी तरह तकलीफ पहुंचा रहा था। दामिनी के दिल में एक खूक सी उठी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। काश काश कि वो ये सच पहले ही बता देती तो 2 मोहब्बत करने वाले जुदा न होते। काश कि वो अपनी मालकिन के कहने में आकर ध्रुव राठौर से शादी न करती। अब तो सारी जिंदगी उसे पछतावों की भेंट चढ़े रहना था। ध्रुव ने पलटकर एक नज़र कमरे की खिड़की पर डाली तो वहां मौजूद दामिनी को देखकर उसकी रगें तन गईं। अपने आप को संभालते हुए वो वापस हवेली में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार उसका रुख सावित्री देवी के कमरे की ओर था। बिस्तर पर लेटी सावित्री देवी पैरालाइज के असर में थीं और किसी भी काबिल नहीं रही थीं। इतने अरसे बाद बेटे को अपने कमरे में देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई थी। नौकरों के जरिए उन्हें पता चला था कि ध्रुव की शादी दामिनी से प्रिया ने खुद करवाई है, लेकिन ना तो वो शादी में शामिल हो सकी थीं और ना ही उनके बेटे ने खुद आकर उन्हें इस बारे में कोई खबर दी थी। अब ध्रुव को देखकर बड़ी मुश्किल से अपना एक हाथ हिलाते हुए उन्होंने उसे पास आने का इशारा किया था। उनका इकलौता बेटा था, जो महीनों में कभी एक बार उनके कमरे का चक्कर लगा लिया करता था। धीरे धीरे चलते हुए ध्रुव उनके बिस्तर के करीब पहुंचा था।
लेकिन पास जाकर नहीं बैठा, क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा। इकलौता बेटा था मैं आपका और आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया। जानती थी ना आप कि प्रिया के बिना मैं अधूरा हूँ। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में बसती है मामा, और उसे आप उखाड़ नहीं सकती थीं। इसीलिए आपने गलत फहमियों के ऐसे बीज बोए कि आज हम दोनों दो अलग अलग रास्तों के मुसाफिर बन चुके हैं। बधाई हो आपको। पूरे 3 साल बाद आप अपने मकसद में कामयाब हो गईं। आपने मुझसे मेरी औलाद और फिर मेरी बीबी छीन ली, मेरी मोहब्बत। मेरी ज़िंदगी चली गई है इस घर से, मेरी ज़िंदगी से। तलाक की मांग की है उसने मामा। बुरी तरह वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा और सावित्री का दिल धड़कना भूल गया। अपने रौब और जलाल, अपने मर्तबे के जोर में उन्होंने इकलौते बेटे को किस दलदल में धकेला था, इसका एहसास आज बेबसी की हालत में बिस्तर पर पड़े उन्हें अच्छे से हो रहा था। वो ध्रुव को आवाज़ देने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनका मुंह टेढ़ा हो चुका था। जबान काम नहीं करती थी, इसलिए बस आंखों से आंसू बहते चले गए। 2 साल पहले अपने पति को खोने के बाद वो अपने इकलौते बेटे को खोने का हौसला नहीं रखती थीं, लेकिन अपने ही हाथों से उन्होंने अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलने की पूरी कोशिश की थी। कुछ देर तक बच्चों की तरह रोने के बाद ध्रुव उनके कमरे से बाहर निकल गया और वो उसे जाता देखती रह गई। और फिर धीरे धीरे अतीत ने उनकी याददाश्तों को जख्म देने शुरू कर दिए। ये कैसी लड़की पसंद की है तुमने ध्रुव? कैसे कपड़ों में हमारे सामने आकर खड़ी हुई थी? और उसके माँ बाप को तो देखो, अपने से कहीं ऊंचे खानदान का रिश्ता मिल रहा है उन्हें, और उनके मिजाज ही नहीं मिल रहे। एक बार फिर कह रही हूँ तुम्हें, शादी हमारे अपने खानदान में ही करो। ये बाहर से लड़की लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर से लड़की आएगी तो हमारा घर बार, हमारा गांव तबाह कर देगी। सावित्री जी ने पूरे रौब और जलाल के साथ बेटे को रोकने की पूरी कोशिश की थी। प्रिया ने एक आंख नहीं भाई थी। वो ये सोचकर रिश्ता लेकर चली गई थी कि वहां जाकर किसी न किसी तरह इनकार कर देंगी, लेकिन प्रिया के तौर तरीके देखने के बाद तो उनके तन बदन में आग ही लग गई थी। मम्मा, वो शहर की लड़की है, जब हमारे साथ हमारे गांव चलेगी तो हमारे रंग में रंग जाएगी। बहुत ही अच्छी और समझदार है प्रिया। ध्रुव ने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रिया से नफरत की आग में जलने लगी। उनका मानना था कि प्रिया ने अपने हुस्न का जादू चलाकर उनके इकलौते बेटे को अपने काबू में कर लिया है। इकलौते बेटे की शादी अगर उसकी पसंद की शहरी लड़की से कर देती तो शायद वो हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता। ये ख्याल उन्हें हर पल सताता रहा और फिर 2 दिन बाद प्रिया के घर वालों ने खुद ही इनकार कर दिया। ये सुनकर उनके दिल को तसल्ली हुई थी और अपना सामान समेटकर वो अपने पति के साथ दोबारा गांव लौट गईं। गांव पहुंचते ही उन्होंने अपनी बचपन की सहेली की बेटी हर्षिता से ध्रुव के रिश्ते की बात चलानी शुरू कर दी। लेकिन तीसरे ही दिन ध्रुव की ओर से खबर आ गई कि प्रिया के घर वालों ने हाँ कर दी है, और ये सुनकर तो उनके कदमों तले से जमीन निकल चुकी थी। ध्रुव, लेकिन हमने तो हर्षिता के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। वापस गांव आओ, हमें रस्म करनी है। जब वो लोग इनकार कर चुके थे तो अब अचानक हाँ कैसे कह दी? खानदानी लोगों के ये तौर तरीके नहीं होते। सख्ती से उन्होंने ध्रुव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो माँ से कहीं ज़्यादा अपने बाप का लाडला था। दिनेश राठौर को जब पता चला कि प्रिया के घर वालों ने हाँ कर दी है तो उन्होंने अपनी बीबी को चुप करवा दिया। तुम्हें क्या जल्दी थी सावित्री, इतनी जल्दी हर्षिता के लिए रिश्ता डालने की? बेटे की मोहब्बत से परिचित होकर भी कैसे ऐसी हरकत कर सकती हो तुम? इकलौता बेटा है ध्रुव मेरा, गद्दी नशीन, इस पूरे गांव का बारिश। उसका दिल तकलीफ में होगा तो वो किसी भी चीज़ को संभाल नहीं सकेगा। उसका दिल टूटने से हमारा घर और ये गांव सब बिखर जाएगा। तो बेहतर यही है कि तुम अपनी दोस्त को इनकार कर दो। हम दोबारा शहर जाएंगे और बहू के हाथों में अपने खानदानी कंगन डाल देंगे। दिनेश राठौर की बात पर मजबूरन सावित्री जी को चुप होना पड़ा, लेकिन दिल में नफरत का ऐसा बीज पड़ चुका था कि उनकी आंखें तक जहर उगलने लगीं। तुम्हें क्या लगता है प्रिया, अपनी अदाओं से तुम मेरे बेटे को अपना दीवाना बनाकर रखोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? एक बार इस गांव की दहलीज पार करो, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह बताऊंगी कि सावित्री देवी कौन है। नफरत की आग में जलती सावित्री जी ने प्रिया को निशाना बनाने का इरादा कर लिया था। प्रिया की हाँ सुनते ही ध्रुव ने फौरन अपने माँ बाप को गांव से शहर बुलाया था और प्रिया के हाथों में वो खानदानी कड़े पहना दिए गए जो उनके खानदान की निशानी थे। प्रिया के हाथों में मौजूद कड़े ध्रुव के दिल को अंदर तक सरशार कर गए थे। 1 साल बाद डिग्री पूरी होते ही उन दोनों की शादी थी और ये 1 साल उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन समय रहा था।
ध्रुव ने हर कदम पर, हर लम्हे पर उसे एक सुरक्षा का एहसास दिया था। उसकी हर बात को वो सर आंखों पर रखता और कभी उसे तकलीफ ना होने देता। धीमे धीमे प्रिया के दिल में भी मोहब्बत की कौपलें फूटती चली गईं और ध्रुव की मोहब्बत उसके वजूद का एक खास हिस्सा बन गई। उनकी शादी का दिन आया और वो रुखसत होकर गांव की खूबसूरत हवेली में दुल्हन बनकर चली आई। सावित्री जी ने उसे सुहाग की सेज पर बिठाते हुए तिरस्कार भरी नजरों से देखा था। अपने तौर तरीके भूलकर इस हवेली के तौर तरीके जितनी जल्दी सीखोगी उतना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा। न जाने मेरे बेटे ने क्या देख लिया तुम्हारे अंदर जो तुम्हें पसंद कर लिया। अपने शब्दों से उन्होंने प्रिया को पहली ही रात ये यकीन दिला दिया कि उनके दिल में प्रिया के लिए कितनी नफरत थी। उनके कमरे से जाते ही ध्रुव राठौर कमरे में चला आया था। आंखों में बही मोहब्बत, बही शोखी, उसके हर अंदाज से इश्क झलकता था। प्रिया के करीब आते ही अपनी सारी हदें पार करते हुए ध्रुव राठौर ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। आई लव यू मिसेज प्रिया राठौर। उसकी धीमी सी सरगोशी पर प्रिया के दिल की धड़कनों ने तूफान मचा दिया था। जब मोहब्बत मिल जाए तो वो अमर हो जाती है। आज उनकी मोहब्बत भी अमर हो रही थी। वो तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कब से बेताब हो रहा था और आज जब उसकी मोहब्बत उसकी दुल्हन बनकर उसके सामने बैठी थी तो खुद पर काबू न रख सका और बेचैन होकर उसके नाजुक से लबों पर झुक गया। ध्रुव की भावनाओं की तीव्रता सह न सकी तो प्रिया ने उसे जल्दी से पीछे हटाया। खबरदार जो इतनी बेताबी दिखाई, पहले मेरा तोहफा। उसने हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव ने अपने होठों को उसकी हथेली की पीठ पर टिका दिया। मोहब्बत की रोशनी चारों ओर फैल गई थी। प्रिया घबराकर उससे दूर होते हुए पलंग से उठकर खड़ी हुई थी। बहुत थक गई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वो जानती थी कि वो ध्रुव की भावनाओं की गर्मी सह नहीं पाएगी, इसीलिए बुरी तरह घबरा रही थी। लेकिन ध्रुव भला इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला कब था। जैसे ही वो वॉशरूम में दाखिल हुई, ध्रुव ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे लॉक करने से रोक दिया। प्रिया ने सवालिया नज़रों से उसकी ओर देखा तो शरारत से मुस्कुराते हुए ध्रुव ने दरवाजे को धकेलते हुए उसके पीछे अंदर कदम रख दिए। वादा किया था ना मैंने, एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ध्रुव राठौर अपना वादा ना निभाए। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। उसके होठों पर उंगली फेरते हुए आंखों में शरारत लिए वो उसे दीवार से सटा चुका था। ध्रुव, बेतरतीब होती सांसों ने प्रिया ने खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव की आंखों में मोहब्बत की लौ चमक रही थी। वो सिर्फ प्रिया से मोहब्बत नहीं करता था बल्कि दीवानगी की हदों तक उसे चाहने लगा था। वो उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की थी जिसने उसे यह एहसास दिलाया था कि वो दिल रखने वाला एक इंसान है। वरना जिस जमींदाराना माहौल से उसका संबंध था वहाँ औरतों को सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ ही समझा जाता था। लेकिन पहली बार उसने किसी लड़की को देखकर जाना था कि जज्बात क्या होते हैं। ध्रुव की शिद्दत से पिघलती हुई प्रिया ने खुद को उसके हवाले कर दिया था। ध्रुव ने शावर ऑन कर दिया और दोनों शावर के नीचे भीगने लगे थे। धीरे से प्रिया को कमर से पकड़ते हुए वो अपने करीब कर चुका था और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए उसके नाजुक वजूद को महसूस करने लगा। धीरे धीरे वो उसे हर चीज़ से आज़ाद करता चला गया था और प्रिया शर्म से सिमटी हुई उसके चौड़े सीने में लिपट गई थी। शावर जेल उसकी पीठ पर लगाते हुए जब उसके हाथ फिसलते हुए उसकी धड़कनों तक पहुँचे तो प्रिया आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी और इन सांसों का उतार चढ़ाव उसकी धड़कनों को और भी खूबसूरत बना रहा था। और ध्रुव बुरी तरह बेताब होता हुआ उसकी नरम धड़कनों पर झुक चुका था। ध्रुव इतनी बेबाकी से प्रिया को छू रहा था, प्रिया तो दंग रह गई थी क्योंकि पूरे 1 साल तक वो ध्रुव के साथ यूनिवर्सिटी में रही थी और ध्रुव ने कभी भी उसके वजूद पर गहरी नज़र नहीं डाली थी। लेकिन आज तो वो जैसे हर शर्म को पीछे छोड़ आया था। अपनी बाहों में उठाकर वो प्रिया को अंदर रूम में लेकर आया था और फिर बेड पर बड़े ही आराम से लिटा दिया। धीमी धीमी गुजरती उस रात ने उनके बीच एक नई संगीत की धुन छेड़ दी थी। 2 दिल एक ही सुर में धड़कने लगे थे। सुबह का सूरज निकला तो ध्रुव की शिद्दतों में भी कुछ ठहराव आ गया था। प्रिया थकान से चूर गहरी नींद में उसकी ही बाहों में सो रही थी। ध्रुव ने धीरे से उसे तकिए पर लिटा दिया और साइड टेबल की दराज खोलकर एक सिगरेट निकाल कर होठों में दबा ली। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। प्रिया को पा लेने की खुशी ने उसे एक अलग ही ताकत दे दी थी। सिगरेट सुलगाते ही वो कमरे से जुड़े टेरेस की ओर बढ़ा था। सूरज की किरणें अब भी ठंडी थीं और चिड़ियों की चहचहाहट फिजा को एक खूबसूरत सी रौनक दे रही थी।
वो यूं ही रेलिंग पर हाथ टिकाए धीरे धीरे सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाने लगा। दूर तक फैले हरे भरे खेत और बगीचे उसकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की ही थीं कि मेहंदी लगे दो नाजुक हाथों ने उसकी कमर को अपने घेरे में ले लिया। उसने हैरानी से गर्दन मोड़ी तो पीछे उसकी दुनिया, उसकी प्रिया उसकी बाहों में समेटे खड़ी थी। सुबह हो गई आपकी? मुस्कुराते हुए उसने प्रिया के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे घुमाकर अपने सीने से लगा लिया। बिना कुछ कहे प्रिया ने उसका दिल अपने हाथ से छूते हुए उसकी धड़कनों को महसूस करना शुरू कर दिया। गांव है ये, माय स्वीट हार्ट, यहाँ ये सब खुलेआम नहीं चलता। धीरे से प्रिया को थामे वो उसे कमरे के अंदर लेकर आया और शीशे का दरवाजा बंद करके पर्दे गिरा दिए। उसकी बात पर प्रिया के होठों पर भी मुस्कान ठहर गई। बहुत डर है आपको अपने लोगों का? प्रिया ने उसकी नाक खींचकर पूछा तो वो जोर से हंस पड़ा। अपने लोगों का डर नहीं है, आपकी इज्जत की फिक्र है। आप सिर्फ ध्रुव राठौर की पत्नी नहीं हैं, बल्कि इस पूरे गांव की मालकिन भी हैं। आपका रुतबा और आपकी हैसियत सबसे अलग है और इसीलिए आपको अपना मकाम समझना होगा। गांव में खुलेआम यूं मर्द औरत एक दूसरे के करीब नहीं होते। यहाँ इज्जत और शर्म को सबसे ऊपर रखा जाता है। ध्रुव ने मोहब्बत से भरे लहजे में उसे समझाया था। तो क्या इज्जत को मोहब्बत से भी ऊपर का दर्जा हासिल है? हैरानी से पूछती प्रिया उसकी शर्ट के बटन छेड़ने लगी। हाँ बिल्कुल, मेरी मोहब्बत से ऊपर आपकी इज्जत है और आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे अहम है। घमंड से नहीं बल्कि गौरव से कहे गए उसके अल्फाजों ने एक बार फिर प्रिया का दिल घायल कर दिया था। यही अंदाज, यही बातें तो प्रिया को उसकी ओर खींच लेती थीं। वो सबसे अलग था, सबसे जुदा। उसकी नज़रों में वो जज्बात थे जो एकदम पवित्र होते थे। उसने मोहब्बत को महरम बनाकर उसे अपने करीब कर लिया था। दूसरे लड़कों की तरह उसने मोहब्बत को खेल नहीं समझा था। तभी तो आज प्रिया उसके पहलू में उसकी जीवन संगनी बनकर बैठी थी। दरवाजे पर हुई दस्तक ने उनके बीच के इन हसीन लम्हों का जादू तोड़ दिया था। ध्रुव ने उससे थोड़ा फासला बनाया और प्रिया ने उठकर दरवाजे का लॉक खोला। सामने ही सावित्री जी खड़ी थीं और उनके पीछे एक बेहद खूबसूरत 15 साल की लड़की। शोलों सी जलती निगाहों से सावित्री ने प्रिया को देखा, जिसके भीगे बाल उनकी निगाहों का केंद्र बने हुए थे। ये दामिनी है प्रिया, तुम्हारी नौकरानी। तुम्हारे छोटे बड़े सब काम आज से यही करेगी। ध्रुव की गैर मौजूदगी में यह हर वक्त तुम्हारे कमरे में रहेगी और उसकी मौजूदगी में कमरे के बाहर। सावित्री की बात सुनकर प्रिया को कुछ अजीब सा लगा। उसे आदत नहीं थी अपना काम किसी और से करवाने की, और फिर 24 घंटे एक नौकरानी को सिर पर सवार रखना प्रिया के लिए और भी मुश्किल था। उसने शहर की आज़ाद जिंदगी गुजारी थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे ही सावित्री देवी के सामने बोल पड़ी। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं है। मैं कंफर्टेबल भी नहीं रहूँगी। प्रिया की बात पर सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। ध्रुव, अपनी बीवी को समझा लो कि इस घर की और इस खानदान की बड़ी मैं हूँ। इस पूरे गांव और हवेली की मालकिन हूँ मैं। यहाँ मेरा हुक्म चलता है। मेरे सामने आइंदा इस तरह के जवाब मत देना। सावित्री देवी के रौबदार लहजे ने प्रिया को न सिर्फ हैरान किया बल्कि वो घबरा भी गई थी। ससुराल में पहले ही दिन सास ने किसी तरह की भिड़ंत वो नहीं चाहती थी। ममा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो अभी नई है, यहाँ के तौर तरीके समझ जाएगी। ध्रुव ने अपने तरीके से माँ को संभालने की कोशिश की। बेटे की बात सुनकर सावित्री देवी वापस जाने के लिए मुड़ी तो फिर एक बार उनकी नज़रें प्रिया के खूबसूरत सजीले रूप पर ठहर गईं। और हाँ, अपनी बीवी को बता दो कि हमारे यहाँ सुबह 7 बजे सब एक साथ नाश्ता करते हैं और उसके बाद हवेली की औरतों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। घरदारी नहीं, लेकिन गांव के बहुत सारे मसले होते हैं जिन्हें इस खानदान की औरतें देखती हैं। अब जब ये यहाँ आ ही गई है तो जितनी जल्दी हो सके सब कुछ सीख ले, इसी में इसकी भलाई है। शहर की औरतों की तरह यहाँ 10-11 बजे तक अपने कमरे से बाहर निकलने की गलती ना करे। सावित्री देवी तिरस्कार से आखिरी नज़र प्रिया पर डालती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी और प्रिया को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि आने वाले दिनों में उसके लिए कैसी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। बीबी जी, मैं कमरे के बाहर ही खड़ी हूँ, आपको जैसे ही ज़रूरत हो आवाज़ दे दीजिएगा। 15 साल की नीली आंखों वाली दामिनी ने बेहद सम्मान से कहा और तुरंत बाहर चली गई और प्रिया चुपचाप उसे जाते हुए देखती रह गई। ध्रुव प्लीज, एक 14-15 साल की बच्ची है दामिनी, मैं उससे अपने काम कैसे करवा सकती हूँ? ये उसकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। प्रिया को दामिनी के लिए बेहद अफसोस हो रहा था। प्रिया, गांव की सारी लड़कियां इसी उम्र से हवेली में नौकरानी बनती हैं
और जो हवेली में नहीं आती वो अपने मर्दों का हाथ बटाती हैं। यहाँ स्कूल नहीं है, इसीलिए बस गांव में एक मास्टर जी हैं जो लड़कियों को थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करते हैं। ध्रुव की बात सुनकर प्रिया की आंखें हैरानी से खुल गईं। गांव में स्कूल नहीं है? क्यों ध्रुव, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, एक जागरूक इंसान हो, तुमने अब तक अपने गांव में एक भी स्कूल क्यों नहीं बनवाया? क्या तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए? प्रिया तुरंत ही उससे उलझ बैठी। हाँ मेरी जान, मुझे लगता है ऐसा, और अब जब तुम आ गई हो तो हम दोनों मिलकर काम करेंगे। गांव की लड़कियों के लिए स्कूल भी होगा और उनकी सेहत की सुविधाओं के लिए भी जल्दी ही मैं एक अस्पताल के लिए भी काम शुरू करूंगा। अभी मैं फ्रेश होकर नीचे जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाना, नाश्ते का टाइम हो गया है। थोड़ा बहुत भी लेट हुई तो फिर मम्मा ने हंगामा खड़ा कर देना है। मेरी खातिर मम्मा के मिजाज को बर्दाश्त कर लो, वो गांव की मालकिन है और ये रौब उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मोहब्बत से कहते हुए ध्रुव राठौर ने प्रिया के माथे को चूम कर फ्रेश होने के लिए बाथरूम का रुख किया था और प्रिया अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर ज्वेलरी मैच करने लगी। शादी के बाद का पहला दिन था, वो बहुत खुश थी। थोड़ी ही देर बाद ध्रुव फ्रेश होकर नीचे चला गया तो वो भी तैयार होने के लिए आईने के आगे खड़ी हो गई। ध्रुव के कमरे से निकलते ही दामिनी उसकी इजाज़त लेकर अंदर आ गई थी और अब हाथ बांधे नौकरानी की तरह उसके पीछे खड़ी थी। सफ़ेद रंग का सूट जिस पर गुलाबी धागे की कढ़ाई की गई थी, गले में मोतियों की माला डालकर और दुपट्टा हाथों में सलीके से पकड़े हुए वो आखिरी बार आईने में खुद को देखती दामिनी की तरफ मुड़ी थी। कैसी लग रही हूँ मैं? बेहद प्यार से उसने दामिनी से पूछा था। दामिनी मुस्कुराकर बस हाँ में सर हिलाकर रह गई थी। प्रिया कमरे से निकली और डाइनिंग एरिया में पहुंच गई, जहां सावित्री देवी के साथ साथ ध्रुव के पिताजी भी बैठे हुए थे। उनके सामने ही एक कुर्सी पर ध्रुव बैठा था और आसपास नौकर खड़े थे। जैसे ही सावित्री देवी की नज़र प्रिया पर पड़ी, उन्होंने सीने पर हाथ रख लिया। पागल तो नहीं हो गई हो बहू? हाय हाय, मेरा तो दिल ही मुंह को आ गया है तुम्हें इस तरह देखकर। कैसी औरत हो तुम? शादी के अगले दिन ही ये कैसा रंग पहन लिया? हमारे गांव में विधवा औरतें पहनती हैं ऐसे कपड़े। भगवान जिंदगी दे मेरे बेटे को, मेरे ध्रुव को। भगवान तुम्हें सदा सुहागन रखे। कोई लाल कोई हरा रंग का जोड़ा नहीं था जो ये सफ़ेद रंग पहनकर मातम मनाती मेरे मुंह के आगे आकर खड़ी हो गई हो। सावित्री देवी सीना पेटती हुई तूफान मचाकर बैठ चुकी थीं और प्रिया के तो होश उड़ गए थे। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि उसके सफ़ेद रंग के खूबसूरत कपड़े पर इतना हंगामा हो जाएगा। इस रंग में क्या प्रॉब्लम है मम्मी जी? बेहद खूबसूरत और पवित्रता की निशानी है ये रंग। प्रिया बिना सोचे समझे एक बार फिर सावित्री देवी को जवाब देने की गलती कर बैठी थी। प्रिया प्लीज जाओ और चेंज करो, नरमी और विनम्रता से कहते हुए ध्रुव ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि वो कमरे में चली जाए। नहीं ध्रुव, जानना चाहती हूँ कि मैं इस रंग में क्या बुराई है? अगर हम गलत बातों को बढ़ावा देंगे तो फिर गांव के अनपढ़ और मासूम लोग क्या सीखेंगे? सफ़ेद रंग विधवापन की निशानी नहीं है, बल्कि ये पवित्रता की पहचान है। प्रिया अपनी आदत के मुताबिक अपनी बात पर अड़ी रही। प्रिया, इस बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी जाओ यहाँ से प्लीज़, गो एंड चेंज। अपने माँ बाप के चेहरे के भाव देखते हुए ध्रुव ने इस बार लहजे को थोड़ा सख्त किया तो प्रिया चुपचाप कमरे की ओर लौट गई। दामिनी भी उसके पीछे पीछे कमरे तक गई थी। बिस्तर पर बैठते ही प्रिया ने अपनी मोतियों की माला को खींचकर दूर फेंक दिया था। सारी मोतियाँ टूट कर यहाँ से वहाँ बिखर गई थीं। बीबी जी, नाराज मत होइए, दरअसल गांव में विधवा औरतें ही सफ़ेद रंग पहनती हैं और आपकी तो कल ही शादी हुई है, इसी वजह से बड़ी मालकिन ने नाराज़गी जाहिर की है। आप कोई दूसरा रंग पहन लीजिए। दामिनी ने अपनी समझ के अनुसार उसे समझाने की कोशिश की थी। प्रिया ने गुस्से से दामिनी को देखा तो वो डर से कांप गई, जल्दी से एक कदम पीछे हो गई। दुपट्टा उतारकर प्रिया ने उसे भी बेड पर फेंक दिया और हाथों में पहनी चूड़ियों को खींच खींच कर तोड़ने लगी। बीबी जी, विधवा औरतें तोड़ती हैं चूड़ियाँ, अपशगुन होता है ये। दामिनी ने फिर उसे रोकने की कोशिश की थी। चूड़ियाँ तोड़ने के दौरान उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसी वक्त ध्रुव कमरे में चला आया। ध्रुव को देखते ही दामिनी तेजी से बेडरूम से बाहर निकल गई। प्रिया की कलाई से बहते खून को देखकर ध्रुव ने एक लंबा गहरा सांस भरा था। प्रिया, आई नो कि तुम इन बातों को नहीं मानती हो और तुम जो कह रही हो वो सही भी है, लेकिन कभी कभी हमें बड़ों के आगे चुप हो जाना चाहिए। मामा बड़ी हैं इस घर की और हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाली भी वही हैं। अगर वो तुम्हें कुछ कहें, सही या गलत कह रही हैं, तो तुम सुन लो, चाहे वो तुम्हें ठीक न लगे। मोहब्बत से प्रिया के जख्म पर अपने अंगूठे से दबाव बनाते हुए ध्रुव ने उसे समझाने की कोशिश की थी। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले
और किस किस बात पर समझौता करना होगा मुझे, ये भी अभी अभी बता दो। कौन सा रंग पहनना है, कैसे दुपट्टा लेना है, कैसे बोलना है, किस तरह की चप्पल पहनूं या फिर कौन सी चूड़ियाँ, कौन सा खाना खाना है, कैसे बात करनी है, ये सब भी तुम अभी बता दो ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे ख़ानदान के असूल और रिवाज क्या हैं। कड़वे लहजे में कहते हुए प्रिया ने अपने बहते आंसुओं को हथेली की पीठ से रगड़ा था। बस कुछ दिनों की बात है मेरी जान, फिर तुम खुद समझ जाओगी। थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करो, हालात के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी मोहब्बत में तुम कहीं कोई कमी नहीं पाओगी प्रिया। बस मेरी माँ के साथ थोड़ा सा गुजारा कर लो। मैं इकलौता बेटा हूँ उनका, उनकी उम्मीदों का केंद्र हूँ। वो चाहती हैं कि मेरी बीवी इस गांव को संभाले, इसीलिए वो तुम्हें जल्दी ही अपने तौर तरीके सिखाना चाहती हैं। फिर चाहे तुम बाद में सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर लेना, लेकिन कुछ वक्त तक उनकी बात मान लो। ध्रुव ने मोहब्बत से उसकी हथेली की पीठ को अपने होंठों से लगाते हुए उसके जख्म पर अपने होंठ रखे तो प्रिया के दिल को सुकून मिला। ड्रेस चेंज करो, नाश्ता करने चलते हैं। तुम्हारे लिए मैं नाश्ता छोड़ कर आया हूँ, मैं खुद सेलेक्ट कर देता हूँ। प्यार से उसे मनाते हुए ध्रुव ने अलमारी खोली और वोटल ग्रीन कलर का एक बेहद खूबसूरत कढ़ाईदार फ्रॉक निकाल कर बेड पर सजा दिया। साथ ही गोल्डन रंग का एक गिलोबन निकाला जिसके बड़े बड़े झुमके लाल रंग के मोतियों से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। याद है ना, शादी की शॉपिंग करते वक्त तुमने क्या कहा था, आजकल कंट्रास्ट का दौर है। देखो मैंने सही ज्वेलरी निकाली है। प्रिया का मूड लाइट करने के लिए वो झुमकों को फ्रॉक पर रखकर उसे दिखाने लगा और उसकी इस मासूम हरकत पर प्रिया मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे तुम भी गर्ल्स थिंक को समझ रहे हो। परफेक्ट मैच है ये। वाकई आजकल ऐसे ही कंट्रास्ट चल रहे हैं। प्रिया ने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए खुद को ध्रुव के लिए संभाल लिया था। चलो फिर रेडी हो, मैं खुद करता हूँ तुम्हें तैयार। लाओ चेंज करवा दूँ। उसके वाइट ड्रेस की बैग पर बनी डोरी खींचते हुए वो शरारत से बोला। नो। प्रिया फौरन उसे आंखें दिखाती हुई कपड़े समेटकर वॉशरूम की तरफ दौड़ी थी और बड़ी फुर्ती से बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक किया था कि कहीं वो रात की तरह उसके पीछे ही न चला आए। प्रिया के अपना मूड ठीक कर लेने पर ध्रुव के दिल को थोड़ा सुकून हुआ था। वो माँ और बीबी के बीच कभी फुटबॉल नहीं बनना चाहता था। उसे यकीन था कि प्रिया एक पढ़ी लिखी लड़की है और इसीलिए उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, और प्रिया ने ये बात साबित भी कर दी थी। बेड पर बैठे वो बेचैनी से प्रिया का इंतजार कर रहा था। जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आई और ध्रुव की नज़रें उसके चेहरे से हटना ही भूल गईं। उस रंग ने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। धीमे धीमे कदम उठाता वो प्रिया के करीब आया, जो स्वाभाविक रूप से अपने आप में ही शर्मा गई थी। अब तो ज्यादती कर रही हो तुम मेरे साथ। ऐसे तो मेरा दिल चाहेगा कि सूरज फिर से डूब जाए, रात का अंधेरा फैल जाए और मैं कमरे का दरवाज़ा लॉक करके तुम्हारे इस नाजुक और खूबसूरत से वजूद में फिर से डूब जाऊं। कहते कहते ध्रुव राठौर ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए। ध्रुव, अभी तो भूख लग रही थी आपको। शर्माकर पीछे हटते हुए प्रिया ने गहनों का डिब्बा उठा लिया। ध्रुव ने उसके हाथ से डिब्बा लेकर खुद अपने हाथों से उसके गले में हार पहनाया, फिर झुमके भी पहनाए और फिर उसके बालों को अपने हाथों से ब्रश भी किया। ड्रेसिंग टेबल से टेक लगाए उसे दीवाना होकर देखता रहा। लिपस्टिक चेंज करूं? प्रिया ने वाइट ड्रेस के हिसाब से लाइट शेड लगाया था, इसलिए सवालिया निगाहों से पूछा। रेड अच्छी लगेगी। ध्रुव ने सुझाव देते हुए मेकअप बॉक्स से रेड कलर की लिपस्टिक ढूंढ निकाली। प्रिया ने टिश्यू पेपर उठाया ताकि पुरानी लिपस्टिक हटा सके, लेकिन ध्रुव ने झट से उसके हाथों से टिश्यू छीन लिया। क्या कर रही हो? नज़दीक आते हुए वो खुमार भरे लहजे में बोला। ये लिपस्टिक हटाऊंगी तभी तो रेड लगाऊंगी ना, मासूमियत से कहती प्रिया ने फिर से टिश्यू लेने की कोशिश की। इसे हटाने के और भी कई तरीके हैं, तुम्हें ये टिश्यू ही मिला। रोमांटिक अंदाज में जब वो उसके करीब हुआ तो प्रिया एक पल में उसकी बात का मतलब समझ गई थी। पीछे हटते हुए बोली, शट अप ध्रुव। उसका चेहरा गुलनार हो गया था और ध्रुव का ठहाका गूंज उठा। जाने मन, हक रखते हैं हम तुम पर। ध्रुव ने कसकर उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। ध्रुव, अगर कोई बदतमीजी की ना तो मैं तुम्हारे सफ़ेद कुर्ते से अपने होंठ साफ कर दूंगी। प्रिया ने आईब्रो चढ़ाते हुए धमकी दी तो ध्रुव की हंसी और बढ़ गई। ये धमकी नहीं, मोहब्बत लग रही है। हम तो चाहते हैं कि तुम हमें अपने रंग में रंग दो। ध्रुव कहाँ पीछे हटने वाला था। इससे पहले कि वो अपने कहे को पूरा करता, कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई और साथ ही दामिनी की आवाज़ आई, जो अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। ध्रुव तुरंत पीछे हटते हुए अपने बालों में हाथ फेरने लगा। प्रिया ने शरारत से मुस्कुराकर उसे देखा। उसकी नाकामी पर उसे बहुत खुशी हुई। जल्दी से टिश्यू से पुरानी लिपस्टिक साफ करते हुए उसने रेड शेड लगाना शुरू कर दिया
और तभी दामिनी अंदर आ गई। बड़ी मालकिन कह रही हैं कि जल्दी ही गांव की औरतें छोटी मालकिन से मिलने के लिए आने वाली हैं, इसीलिए वो अच्छे से तैयार हो जाएं और ये जेवर भी पहन लें। हाथ में पकड़े डिब्बे दामिनी ने ड्रेसिंग टेबल पर रखे और हैरत से अपनी नई मालकिन को देखने लगी, जो इस लिबास में पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। काश मेरी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी बहार आ जाए। एक नज़र दामिनी ने ध्रुव की रौबदार पर्सनालिटी पर जा डाली और उसके दिल में एक खूक सी उठी। उस जैसी किसानों की बेटियों की किस्मत में कहाँ इतनी शान शौकत होती है कि वो किसी हवेली में मालकिन बनकर रहें, लेकिन दामिनी हमेशा से ऐसे ही ख्वाब सजाती थी। और आज उस खूबसूरत जोड़े में खड़ी अपनी मालकिन को देखकर उसके दिल में फिर से ये हसरत जागी थी। ध्रुव के कहने पर प्रिया ने वो एक्स्ट्रा सोने के जेवर भी पहन लिए थे, जिन्हें पहनकर वो खुद को कोई अजूबा समझ रही थी, क्योंकि अब वो हद से ज़्यादा गहनों में लदी हुई लग रही थी। लेकिन यहाँ का यही रिवाज था, इसलिए उसने सब कुछ पहना और फिर ध्रुव के साथ नीचे आ गई। दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर ध्रुव गांव के दौरे पर निकल गया। उसे फसलों पर जाना था, जबकि प्रिया को सावित्री देवी ने बड़े से हॉल में बिठा दिया, जहां अब गांव की औरतें आ आकर अपनी हैसियत के मुताबिक नई मालकिन को शादी के तोहफे और उपहार दे रही थीं। दामिनी लगातार उसके साथ खड़ी रही और वो हैरानी से गांव की उस औरतों को देखती रही, जो उसे ऊंची पायदान पर बिठाकर उसके पैरों को छूने से भी नहीं हिचक रही थीं, जबकि ये सब प्रिया के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। सारा दिन ऐसे ही सावित्री देवी के साथ चुपचाप कट गया और जब शाम हुई तो ध्रुव अपने कामों से फुर्सत पाकर हवेली लौट आया। उसके आते ही प्रिया की जिंदगी में जैसे फिर से रंग भर गए। ध्रुव राठौर की बाहों में खुद को सौंपते हुए उसने अपने सारे दिन की बातें उसे सुना डाली और ध्रुव बस मुस्कुराते हुए उसे सुनता चला गया। वो जानता था कि धीरे धीरे वो इस मुश्किल जिंदगी की आदी हो जाएगी। प्रिया उसी की बाहों में सो चुकी थी और वो बस उसकी सूरत को अपनी निगाहों से दिल में उतार रहा था। मोहब्बत अब उसके लिए पूरी कायनात बन चुकी थी और अब उसकी वही कायनात उससे छीन ली गई थी। उसकी आंखों के सामने उसकी दूसरी बीवी दामिनी मौजूद थी, जो डरी सहमी बिस्तर पर बैठी उसके कहर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने खुद सारी सच्चाई ध्रुव के सामने रख दी थी और अब उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसका रिश्ता कुछ ही दिनों का मेहमान है। सिगरेट पर सिगरेट सुलगाते ध्रुव ने आंखें बंद कर पूरे कमरे को धुएं से भर दिया था। अतीत उसकी आंखों के सामने था और उसके दिल को जख्म पर जख्म दे रहा था, और आंखें खोलते उसका वर्तमान उसके सीने को छलनी कर रहा था। कैसे कर सकता था वो प्रिया के साथ ऐसा? कैसे उसने दामिनी से शादी कर ली? काश कि उस रात ने उसकी ज़िंदगी को इस कदर न बदला होता। कितनी हसीन ज़िंदगी थी प्रिया के साथ, और फिर उसकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। साहिब, ध्रुव साहिब, मुझे सज़ा दे दीजिए, जो चाहे सज़ा दे दीजिए, लेकिन खुद के साथ ऐसा मत कीजिए। जब कई घंटे ध्रुव ने ऐसे ही खामोशी में बिताए तो दामिनी सब कुछ हार कर उसके कदमों में आ बैठी। जान ले लीजिए मेरी, गला घोंट दीजिए मेरा, लेकिन खुद को यूं मत तड़पाइए। दामिनी ने उसके पैरों को मजबूती से पकड़कर अपने लिए सजा का चुनाव किया था। उसकी आवाज़ पर ध्रुव ने आंखें खोल कर बस एक नज़र उस पर डाली थी। तुम्हें क्या सजा दूं दामिनी? तुमसे ज़्यादा गुनहगार मैं हूँ। तुमने तो बस सच्चाई छिपाई थी, लेकिन मैंने उसकी उम्मीदों का कत्ल कर दिया। उसके भरोसे को तोड़कर अपनी मोहब्बत को उसकी नज़रों में गिरा दिया। क्या क्या न गुजरा उस पर, और मैं तो बेखबर रहा। सिगरेट को अशरे में मसल कर वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर बच्चों की तरह रोने लगा था। उसकी ये हालत दामिनी को तड़पा रही थी। पता है दामिनी, जिन्हें मोहब्बत बहुत आसानी से नसीब हो जाती है ना, उन्हें उसकी कदर करना नहीं आता। ध्रुव को बीते एक एक पल का पछतावा हो रहा था। प्रिया के साथ उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कितनी खूबसूरत हुई थी, उतनी ही ज़्यादा व्यस्त भी। लेकिन अपनी बिजी ज़िंदगी में भी वो प्रिया के लिए खुशियाँ ढूंढने से बाज नहीं आता था, और वो प्रिया की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे देना चाहता था। इस गांव में एक स्कूल बनवाकर वो प्रिया की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने बाबूजी से बात करके गांव की ज़मीनों पर स्कूल की तामीर का प्लान तैयार करवाया था। दिन रात वो शहर के चक्कर लगाकर ठेकेदारों और जिम्मेदारों से बात करने में व्यस्त रहता था। वहीं दूसरी तरफ सावित्री देवी की नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो प्रिया के खिलाफ कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। धीरे धीरे वो गांव की औरतों के सामने भी उसे जलील करने लगी थी। लेकिन ध्रुव के लिए प्रिया सब कुछ सहने लगी। कभी वो ध्रुव से कुछ कहने की कोशिश भी करती तो उसकी व्यस्तताओं की वजह से कह ना पाती कि वो किन मुश्किलों से गुजर रही है। वक्त का पहिया चलता रहा और उनकी शादी को पूरा 1 साल हो गया था।
सावित्री देवी ने पोते की चाह को उसके सिर पर सवार कर दिया। दिन रात बस यही कहती कि उन्हें जल्द से जल्द पोता चाहिए ताकि गांव में उनका रुतबा और मजबूत हो सके, गांव वालों के सामने उनका सीना चौड़ा हो जाए। और प्रिया परेशान हो जाती। कई बार परेशानी में उसने ये बात ध्रुव से भी की थी और ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। औलाद तो मैं भी चाहता हूँ प्रिया, सर आंखों पर रखूँगा मैं अपनी औलाद को भी और उसकी माँ को भी, मोहब्बत भरे लहजे में कहता वो उसे चुप करा देता। शादी को 1.5 साल हुआ, लेकिन न ध्रुव की मोहब्बत में कमी आई न उसकी शिद्दत में। और फिर उन्हें पता चला कि अब उनकी ज़िंदगी मुकम्मल होने वाली है। प्रिया उम्मीद से हो गई थी और ये खबर ध्रुव को दीवाना कर देने के लिए काफ़ी थी। उसने दामिनी को सख्ती से हिदायत दी थी कि वो एक पल के लिए भी प्रिया को अकेला न छोड़े, दिन रात उसके साथ रहे, क्योंकि ध्रुव को अब स्कूल प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत करनी थी और वो बहुत कम वक्त ही हवेली में बिता पाता था। दूसरे गांव से उनकी दुश्मनियां भी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थीं और इसीलिए ध्रुव राठौर के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने गांव के लोगों के लिए बहुत सारे काम पूरे करने थे और वो दिन रात उन्हीं कामों में व्यस्त रहता था। उसकी एक वजह प्रिया की ख्वाहिश भी थी। वो चाहता था जब उसका बच्चा पैदा हो, इस दुनिया में आए, तो वो तोहफे के तौर पर प्रिया को लड़कियों का स्कूल बना कर दे। इसीलिए समय पर निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए वो सर तोड़ कोशिशें कर रहा था और इसी दौरान सावित्री देवी को वो सब करने का मौका मिल गया जिसका शायद किसी ने अंदाजा भी नहीं किया था। एक बड़ी सी काली गाड़ी हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी थी और कड़क कॉटन का कुर्ता पैजामा पहने लंबा चौड़ा रौबदार व्यक्तित्व वाला विजय प्रताप हवेली के अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखते ही सावित्री देवी खुशी से उसे गले लगा बैठी। उनके इकलौते भाई का बेटा विजय प्रताप, जो कुछ ही दिनों के लिए यूएस से छुट्टियां बिताने के लिए उनकी हवेली आया था और यहीं से उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ शुरू होने जा रहा था। नेवी ब्लू कलर की खूबसूरत साड़ी में सामने से सीढ़ियां उतरती हुई लड़की को देखकर विजय प्रताप की आंखों में चमक पैदा हुई थी। हुई शी बुआ जी? मुस्कुराते हुए उसने सावित्री देवी से सवाल किया था और सावित्री देवी ने एक नफरत भरी नज़र प्रिया पर डालते हुए विजय की ओर देखा था। ये वही है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं जानती हूँ तुम अपनी बुआ को मायूस नहीं करोगे। ध्रुव की बीवी है और मेरी खुशियों की दुश्मन। उसकी कोख से मुझे हमारे ख़ानदान का वारिस नहीं चाहिए, हरगिज़ भी नहीं। मुस्कुराते हुए धीमी सरगोशियों में उन्होंने विजय को अपने दिल का राज सौंप दिया था और विजय की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग था। कहानी का दूसरा और अंतिम भाग कल इसी समय पर अपलोड किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना कि कहानी की हैप्पी एंडिंग रखना है या फिर सैड एंड इमोशनल एंडिंग। अपनी राय ज़रूर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं कल कहानी के दूसरे और अंतिम भाग के साथ। हमारे चैनल के साथ बने रहें।